हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं गोल्ड लीगर चैनल। आज तारीख है 13 जून 2026 और हम लोग आज डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस न्यूज़पेपर एनालिसिस का, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जो कि सेम नाम से है, गोल्ड डिगर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले न्यूज को। ठीक है, तो फ्रंट पेज पे पेज नंबर 1 पे मुझे ये इम्पोर्टेंट एक न्यूज लगा, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड और इन्फ्लेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, क्या है कि इंडिया में ना महंगाई नापा जाता है, जैसे इन्फ्लेशन इसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब है कि कोई चीज, किसी चीज का महंगा होना, जैसे मार्केट में महंगाई का बढ़ना, इज नोन एज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कई तरीकों से नापते हैं, जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी होलसेल के लेवल पे महंगाई कितनी बढ़ी है। उसी तरह एक है सीपीआई, यहाँ पे देखिए सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कंज्यूमर यानी कि हम लोग जो कि प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को, मार्केट में कोई भी चीज अवेलेबल है उसे कंज्यूम करते हैं, जैसे टमाटर, मैगी, नोटबुक, ये सब क्या करते हैं हम लोग, कंज्यूम करते हैं। तो हमारे लेवल पे महंगाई कितनी बढ़ी है वो मेजर करते हैं, उसे बोलते हैं हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी कंज्यूमर के लिए प्राइस में कि, कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ, उसी का इंडेक्स तैयार करते हैं, वही वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं क्या हुआ है न्यूज में, देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे, retail inflation as measured by consumer price index increased to 3.9% as food price rose in May, according to data from the Ministry of Statistics and Program Implementation released on Friday। क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ, मोस्पी से बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने मई 2026 के लिए इन्फ्लेशन का एक इंडेक्स जारी किया। ठीक है, और कहा है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, यानी कि हम लोग कंज्यूमर के लेवल पे जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ा है 3.9%। ओके, 3.9%। ओके, चलिए आगे देखते हैं, इसको फिर से एक बार अच्छे से समझते हैं। क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी इसे शॉर्ट में बोलते हैं मोस्पी, ये जो है प्रेस रिलीज किया और उसमें कहा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लेवल पे जो कि इन्फ्लेशन है मई महीने का, मई 2026 का, वो 3.9% है। ओके, चलिए कुछ बेसिक्स को देखते हैं। तो बेसिक ये है कि इस बार बेस ईयर जो लिया गया है वो 2024 को लिया गया है, यानी कि नया बेस ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेजर करने के लिए, यानी इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए नया बेस ईयर लिया गया है जो कि 2024 है। पहले बेस ईयर कितना होता था आप कमेंट कीजिएगा। ओके, तो बेस ईयर को समझते हैं, क्या होता है बेस ईयर। सपोज कीजिए आपका डेवलपमेंट और ग्रोथ मेजर किया जाना है, तो हम एक बेस ईयर लेते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपको हम आपका डेवलपमेंट मेजर करें कि आप क्लास 10th में क्या थे और अब आपका नॉलेज, आपका ग्रोथ कितना बूस्ट हुआ है। तो अगर हम क्लास 10th से अभी तक का मेजर करें, तो क्लास 10th के कंपेयर में अगर अभी को कंपेयर करें तो क्लास 10 हमारा बेस क्लास होगा। अगर हम मान के चले कि 2016 में आपका डेवलपमेंट कितना था और अभी आपका डेवलपमेंट कितना है, तो 2016 आपका बेस ईयर होगा। ओके, अगर मेजर करें कि 2012 में आपका डेवलपमेंट कैसा था और अभी आपका डेवलपमेंट कैसा है, तो 2012 बेस ईयर है। उसी तरह पहले मेजर किया जाता था जिसका बेस ईयर कुछ और होता था, वो कमेंट करना है आपको,
और अभी बेस ईयर जो है वो चेंज कर दिया गया है, 2024 कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए बेस ईयर चेंज किया गया है। ओके, तो देखिए एक सवाल और भी आपके लिए है कि जीडीपी, अभी तो मैंने बताया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए बेस ईयर चेंज किया गया है, इसी साल जीडीपी के लिए भी बेस ईयर चेंज करके 2022-23 कर दिया गया है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा कि जीडीपी बेस ईयर हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 2011-12, यानी पहले 2011-12 था बेस ईयर, और अब चेंज करके कर दिया गया है 2022-23। ओके, तो देखिए इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। ओके, साथ ही साथ एक और तरीका है होलसेल प्राइस इंडेक्स से मेजर करना इन्फ्लेशन को। ओके, तो ये दो तरीकों से अभी हम मेजर करते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएं। क्या है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स? तो कोई भी मैन्युफैक्चरर है, यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर है, वो सामान को प्रोड्यूस कर रहा है मार्केट के लिए, यानी कंज्यूमर के लिए वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो जो प्रोडक्शन में कॉस्ट आएगा उस पे कितना इन्फ्लेशन होगा, इस बेसिस को ध्यान में रखते हुए हम मेजर करेंगे, तो यही है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ध्यान दीजिएगा, WPI से चेंज होने वाला है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देख रहे थे कि इस साल का मई 2026 का ये इन्फ्लेशन कितना है, 3.93%। ओके, The higher print was observed both in headline and core inflation. जो इन्फ्लेशन है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन में भी देखा गया और कोर इन्फ्लेशन में भी देखा गया। तो क्या है हेडलाइन इन्फ्लेशन? तो हेडलाइन इन्फ्लेशन सारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस हम देखते हैं, वो है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ध्यान दीजिएगा, कोर इन्फ्लेशन में हम लोग सारे गुड्स एंड सर्विसेज को देखते हैं एक्सेप्ट फूड और फ्यूल प्राइसेस, यानी फूड और फ्यूल को अगर हम एक्सक्लूड कर दे, हटा दे, तो हम लोग कोर इन्फ्लेशन उसे बोलते हैं। और अगर सब कुछ इंक्लूड करे, फूड एंड प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस को भी इंक्लूड करे, तो उसे बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। ओके, हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो ये जो इन्फ्लेशन देखा गया है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन दोनों में देखा गया है। देखिए यहाँ वही बात लिखी हुई है, कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड विदाउट कंसिडरिंग फूड एंड फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। वही बात लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है फूड प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, यानी के लिए अलग इन्फ्लेशन का एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसे बोलते हैं फूड प्राइस इंडेक्स। तो फूड प्राइस में कितना इन्फ्लेशन हुआ है, 4.8% का। ओके, तो इस फ्रंट पेज पे बस यही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, इसके अलावा मुझे इम्पोर्टेंट कुछ लगा नहीं। ओके, क्योंकि हम सिर्फ वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, वो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जो हमें हमारे एग्जाम में नहीं आता। चलिए तो आगे देखते हैं तो हमारा इंडिया और बांग्लादेश से एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो ये है कि इंडिया की जो फोर्सेस हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे तैनात, उसे बोलते हैं BSF। ओके, और बांग्लादेश के तरफ से जो फोर्सेस तैनात हैं इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे, उसे बोलते हैं BGP। BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और BGP का फुल फॉर्म है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। ओके, तो क्या है कि इन दोनों यानी BSF और BGP के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो दोनों का आपस में मीटिंग हुआ है। ओके, दोनों का आपस में मीटिंग कंक्लूड हुआ है। तो मीटिंग में क्या निकल के आया वो हम लोग अभी पढ़ते हैं। ओके, ये जो मीटिंग है 2 साल में एक बार होता है, सॉरी आई थिंक साल में 2 बार होता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आई थिंक 2 साल में एक बार होता है, और एक बार बांग्लादेश में तो एक बार इंडिया में होता है। ये DG लेवल का टॉक, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस
The border security force and border guard Bangladesh discussed illegal and forced border crossing among other issues pertaining to Bangladesh India border during the 4-day talks। देखिए ये जो 4 दिन का बात है जो कि डायरेक्टर जनरल के लेवल पे हुई है, इसमें बेसिकली ये निकल के आया है कि इस मीटिंग में हम लोग वो बातचीत करेंगे जैसे हमारे इंडिया में इलीगल इमिग्रेंट्स घुस जाते हैं, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स आ जाते हैं, तो हम लोग वापस से उसको डिपोर्ट करने वाले हैं बांग्लादेश में। साथ ही साथ इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे क्लैशेस हुए थे जिसमें बहुत से लोग शहीद हो गए थे, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात हुई कि स्मगलिंग होती है, देखिए स्मगलिंग होती है, ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं, काउंटरफिटिंग करेंसी मतलब नकली नोट जो है वो दूसरे देश से इंडिया में आता है, गोल्ड स्मगल होता है इस बॉर्डर के थ्रू, तो ये इन सब चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे। ओके, ऑल्सो डिस्कस्ड इशू रिलेटेड टू बॉर्डर डेथ्स। अभी मैंने बताया कि बॉर्डर पे ढेर सारे लोगों की जान चली गई थी। इलीगल इलीगल illegal inadvertent forcible crossing at the border areas, construction of border infrastructure, बॉर्डर पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे उससे लेकर बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान, यानी हम लोग बॉर्डर पे अच्छे से मैनेज कर सके एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए, इस पे हम लोग प्लान करेंगे, इस पे बातचीत हुई। तो टोटल इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे पीस एंड स्टेबिलिटी बनी रहे, इसलिए बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल और बॉर्डर ये बीजीबी के डायरेक्टर जनरल आपस में मीटिंग करते हैं, ठीक है। तो यही है अपडेट इस पेज पे, ओके, इस आर्टिकल में। चलिए आगे देखते हैं। अगला न्यूज है कि हमारे मिलिट्री एडवाइजर टू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के नए एडवाइजर बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। ये क्या बनाए गए हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू मिलिट्री एडवाइजर टू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए सेक्रेटरीट हैं उनके जो एडवाइजर हैं वो ये बनाए गए हैं। ओके, चलिए कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं जो कि इसी महीने 1 तारीख को हुई थी, ठीक है। वो ये कि नए सीडीएस अपॉइंट किए गए हैं इंडिया के, जिनका नाम है एनएस राजा सुब्रमणी, ये वो हैं एनएस राजा सुब्रमणी, ये नए सीडीएस बनाए गए हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये बात एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला न्यूज है एडमिरल स्वामीनाथन नए नेवी चीफ बनाए गए हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए कि हमारे नए नेवी चीफ कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, यहाँ पे देखिए इनका पूरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है प्रोजेक्ट कुशा से, ठीक है, प्रोजेक्ट कुशा। तो क्या है प्रोजेक्ट कुशा, वो हम लोग देखेंगे अभी। तो प्रोजेक्ट कुशा है वो एयर डिफेंस प्रोग्राम है एक, जैसे कुछ टाइम पहले आप लोगों ने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च कर रहे हैं, ये इंडिया के डिफेंस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यानी जैसे आप लोगों ने सुना होगा गोल्डन डोम, ठीक है, इजराइल का डिफेंस सिस्टम, यूएस का डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, गोल्डन डोम, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। वैसे ही हम भी बना रहे हैं सुदर्शन चक्र, ये इंडिया के सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी तरह इसमें एक नया अपडेट आया है कि प्रोजेक्ट कुशा जो है वो भी इंडिया के एयर डिफेंस के लिए इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन फ्राइडे डिस्क्राइब्ड द इंडिजिनस प्रोजेक्ट
कुशा एयर डिफेंस प्रोग्राम एज अ game changer for India's security architecture, asserting that its importance had already been demonstrated during Operation सिंदूर। क्या है कि ये राजनाथ सिंह जी जो हैं उन्होंने कहा कि हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में कितना अच्छा परफॉर्म की हमारी इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये सारे मिलकर, ठीक है। तो इसमें योगदान था प्रोजेक्ट कुशा का, तो इसको फर्दर डेवलप करने की बात की जा रही है। प्रोजेक्ट कुशा ध्यान में रखिएगा। ये ये क्या है? तो ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम में इंक्लूडेड होता है जैसे आकाश आपने सुना, S-400 आपने सुना, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कुशा इज अ लॉन्ग एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बीइंग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। ये डीआरडीओ के द्वारा बनाई जा रही है टू प्रोवाइड अ कंप्रिहेंसिव शील्ड अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ एरियल थ्रेट्स। ये एरियल थ्रेट्स यानी हवा से जो खतरा आ रहा है उसको डिटेक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग बढ़े तो पेज नंबर 12 पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि ब्रिक्स से रिलेटेड है। तो क्या है कि ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है इस बार। ब्रिक्स समिट इंडिया में होने वाला है, इंडिया होस्ट करने वाला है ब्रिक्स समिट। तो ब्रिक्स समिट से पहले कुछ ब्रिक्स के इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होते हैं, जैसे ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स कंट्रीज में जितने भी मेंबर्स हैं, देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया होगा कि ब्रिक्स में कितने मेंबर्स हैं। तो देखिए ब्रिक्स, ब्रिक्स ध्यान दीजिएगा। बी फॉर ब्राजील, ये ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये याद रखिएगा। इसके अलावा और भी ब्रिक्स के मेंबर हैं जैसे इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है, इजिप्ट, इथियोपिया, ये सारे कंट्रीज जो हैं ब्रिक्स के मेंबर हैं। तो ब्रिक्स अब हो गया है ब्रिक्स प्लस, ओके, ब्रिक्स अब हो गया है ब्रिक्स प्लस। तो इस बार का मीटिंग जो होने वाला है, समिट जो होने वाला है, वो इंडिया में होने वाला है, ओके। तो ब्रिक्स समिट से पहले कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होते हैं, जैसे ये सारे ब्रिक्स कंट्रीज के जितने भी मेंबर हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मीटिंग करते हैं। और फिर अलग अलग अर्बनाइजेशन, उसी तरह एक ब्रिक्स का अर्बनाइजेशन फोरम, यानी अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाएगा। ब्रिक्स कंट्रीज में जो शहर हैं वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका एक फोरम हुआ है, यानी कि एक मीटिंग हुई, ओके। उसी के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए द ब्रिक्स नेशंस, यानी ब्रिक्स में जो भी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, द ब्रिक्स नेशंस ऑन फ्राइडे अडॉप्टेड अ डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड पीपल सेंट्रिक अर्बन डेवलपमेंट। यानी ब्रिक्स नेशन ने आपस में डिसाइड किया कि हम लोग जो अर्बन एरिया में जो डेवलपमेंट करेंगे वो ध्यान में रखेंगे कि पीपल सेंट्रिक हो, ठीक है, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सब ध्यान में रखते हुए हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। यही आपस में लोग बातचीत किए, ठीक है। चलिए, तो ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट इस पेज पे। आगे हम लोग बढ़े तो इम्पोर्टेंट अपडेट वैसा कुछ था नहीं, और हम लोग सिर्फ वही न्यूज़ को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, ओके। तो चलिए देखते हैं पेज नंबर 13 पे अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि इस्टोनिया से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस्टोनिया है कहाँ पे। तो देखिए ये है पूरा यूरोप, ये पूरा यूरोप है। कंटिनेंट आपको याद होगा जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, वैसे ही है ये यूरोप का एरिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो यहाँ पे एक है बाल्टिक सी, बाल्टिक सी के पास ही एक है देश इस्टोनिया। इस्टोनिया, बाल्टिक नेशंस कौन 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 से हैं? तो लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, तो इसी लाइन में है इस्टोनिया यहाँ पे, ठीक है। आपस पास में कौन कौन सा देश देश है तो देख सकते हैं आप, रसिया है, ठीक है, लिथुआनिया है, बेलारूस है, फिनलैंड है, इसके आसपास के देश है। तो
तो याद रखिएगा इस्टोनिया एक बाल्टिक नेशन है, ठीक है, यानी बाल्टिक सी के आसपास इसका लोकेशन है। तो चलिए बात क्या हुई है, बात हुई है कि इस्टोनियन गवर्नमेंट यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स आर एक्सप्रेसिंग ग्रेटर इंटरेस्ट in cooperating with India in defense and trade, even as Baltic country with a population of 14 lakh work to strengthen its position amid the Russia-Ukraine war। क्या है कि इस्टोनिया जो है एक बाल्टिक नेशन है, वहाँ 14 लाख की पॉपुलेशन है, वो अब चाहती है कि इंडिया के साथ डिफेंस और ट्रेड का रिलेशन बढ़े, ठीक है, ओके, इंडिया के साथ डिफेंस और ट्रेड का रिलेशन बढ़े, ठीक है, ये चाहती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम दुनिया के कई सारे देशों के साथ डिफेंस के मामले में, ट्रेड के मामले में रिलेशनशिप रखते हैं, जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, तो उसी तरह इस्टोनिया भी इस लाइन में अब खड़ा होने है खड़ा है, ठीक है। तो देखिए वहाँ की गवर्नमेंट का कहना है इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मार्केट्स बिकॉज द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंडिया में क्या है कि देखिए बाकी सब कंट्रीज में, डेवलप्ड नेशन में कैपिटल अच्छा है। देखिए मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। क्या है कि इंडिया के पास ग्रोइंग पॉपुलेशन है, यानी कि यहाँ पे यूथ हैं, ठीक है, और डेवलप्ड नेशन है एक तरफ। तो क्या करता है इंडिया सारे देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करता है, उसी तरह कुछ देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है। यानी कि ट्रेड एग्रीमेंट बोले तो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोले तो हम दुनिया के कुछ देशों के साथ व्यापार करते हैं। हम यहाँ से कुछ सामान भेजते हैं तो बॉर्डर पे टैक्स लगता है, वहां से कुछ सामान आता है हमारे इंडिया में तो हम लोग भी टैक्स लगाते हैं। तो ये टैक्स कम करने की बात की जा रही है, यही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि हम लोग टैक्स कम लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंडिया के पास क्या है, पॉपुलेशन है 1 मिलियन की, ठीक है, पॉपुलेशन, वर्कफोर्स ज्यादा है, और डेवलप्ड नेशन के पास कैपिटल यानी कि पैसा, पूंजी और टेक्नोलॉजी अच्छी है वहाँ की, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा करते हैं। तो अगर इंडियन यूथ काम करे डेवलप्ड नेशन के साथ तो हम लोग अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, लगभग $1 बिलियन का, ठीक है। तो इसी लाइन में ये इस्टोनिया का कहना है कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मार्केट्स बिकॉज द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग। यहाँ की पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है, तो ये उन लोगों के लिए एक फायदे की बात है और इंडिया के लिए भी फायदे की बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस्टोनिया कुड सर्व एज अ गेटवे टू यूरोपियन यूनियन फॉर इंडियन फर्म्स। इंडियन फर्म्स के लिए, कि इंडिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी मार्केट्स में लोग हैं, उसके लिए एक गेटवे साबित हो सकता है यूरोप के लिए इस्टोनिया, ठीक है, यही बात की जा रही है। तो इस आज के न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।